सेप्सिस इन सर्जरी, ठीक। तो इसमें अपन, हाँ, फिर सेप्सिस में क्या होता है, सिर्स क्राइटेरिया प्लस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें सेप्सिस में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कुछ होती है, इसमें टेम्परेचर है ना ज़्यादा भी हो सकता है 38 से, और 36 से कम भी हो सकता है। और टैकीकार्डिया 90 से ऊपर होगा, रेस्पिरेटरी रेट 20 से ऊपर होगी, और PCO2 32 से नीचे होगा। WBC ज़्यादा भी हो सकता है 12 से, कम भी हो सकता है। बोले टेम्परेचर, WBC ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है। और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेट बढ़ जाएगी, और CO2 कम हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी बढ़ी है, रेट बढ़ी है, तो ऑक्सीजन बढ़ जाता है, CO2 कम हो जाती है। तो ये हो गया सेप्सिस की डेफिनेशन। हाँ, अब देखो इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में क्या होता है, इन्फेक्शन। सेप्सिस होता है तो इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ का परफोरेशन हो गया, अपेंडिक्स का हो गया, गॉल ब्लैडर का हो गया, इंटेस्टाइन का हो गया, या फिर बाहर से अपन ने, किसी ने चाकू वाकू मार दिया, तो मतलब कुछ भी परफोरेशन होके और सेप्सिस हो सकता है, ब्लड में जाना चाहिए इन्फेक्शन अच्छा खासा। ये इटियोलॉजी हो गया, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, देखो ये इसमें लोकल साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं। साइटोकाइंस रिलीज़ होने की वजह से वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। बोले तो जैसे कि ब्लड वेसल है, तो ऐसे ऐसे दूर दूर चले जाता है सेल, तो यहाँ से अंदर से सब कुछ बाहर आ सकता है, ऐसा इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, ताकि WBC बाहर आ सके। और साइटोकाइन रिलीज़ होता है, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन होता है। वेजोडाइलेशन हुआ तो क्या होता है कि है ना, जो चेहरा अपना होता है वो पिंक दिखता है, और ड्राई दिखता है, और वार्म दिखता है, क्योंकि हीट हीट रिलीज़ होती है। अगर वेजोडाइलेशन हो गया, हीट रिलीज़ हुई, और वेजोडाइलेशन की वजह से वो पिंक दिखेगा चेहरा। और नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस वही अभी जो विटोलॉजी में बताया था, मतलब कुछ भी, जैसे कि पैंक्रियाटाइटिस की वजह से सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन ब्लड में चला जाए। और GI ब्लीडिंग में इन्फेक्शन ब्लड में जा सकता है, क्योंकि GIT में बहुत सारे बैक्टीरिया पहले से होते हैं। और इसमें बाकी देखो, कोलेसिस्टैटिस हो गया, या फिर पेरिटोनाइटिस हो गया, कोई भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के कारण। परफोरेटेड अपेंडिक्स हो गया, कोई भी अल्सर्स। इन्फ्लामेशन जो कि इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, वो सेप्टिक शॉक करा सकता है, पोटेंशियल रखता है ऐसा। अब अब देखो, अब क्लिनिकल अप्रोच टू सेप्सिस, इसका क्या है कि अपन कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उस पेशेंट को। तो अपन सिंपल दो ही चीज़, वेजो प्रेशर, ताकि ये क्या वैसा कंस्ट्रिक्ट हो सके, एंटीबायोटिक, क्योंकि ये एक सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, सिंपल। और कॉम्प्लिकेशन वैसे पूछा नहीं है इधर क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी अगर कॉम्प्लिकेशन देखे तो इसका सेप्सिस का होगा, सेप्टिक शॉक हो सकता है। ठीक, अब सेप्टिक शॉक, क्वेश्चन नंबर 30। इसका डेफिनेशन, इसमें क्या होता है कि सेप्सिस की वजह से शॉक हो जा रहा है, तो इसमें ये सेम अभी अपन पढ़ चुके हैं पहले से ऊपर, सेप्टिक शॉक। सेप्टिक में ही मैंने पढ़ा दिया था, क्योंकि दोनों लगभग रिलेटेड ही है। सेप्सिस की वजह से शॉक हो जाएगा, ल्यूकोट्राइन ज़्यादा हुए, वेजोडाइलेशन हो गया, जिसकी वजह से शॉक हो गया, और ट्रीटमेंट इसका वेजोप्रेसर और एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इटियोलॉजी हो गया। इटियोलॉजी में अपन डाल देंगे सेप्सिस, पैथोजेनेसिस में अपन डाल देंगे तूने। इसका पैथोजेनेसिस ये हो गया, ये जो इधर लिखा हुआ है इसका पैथोजेनेसिस हो गया। उसके बाद इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हाँ, तो इसमें डिफरेंशियल में क्या होगा कि जैसे कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एप्सेस, सब बैक्टीरियल एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मतलब जो भी इन्फेक्शन ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें इन्फेक्शन है, इसको डिफरेंशियल में डाल दिया इसके लिए। और ट्रीटमेंट हम देख ही चुके हैं पहले से, ट्रीटमेंट वही वेजोप्रेसर्स मेन सबसे इम्पोर्टेंट, और बाद में एंटीबायोटिक्स और IV फ्लूइड भी देंगे। और ऑक्सीजन थेरेपी डिपेंड करता है। और सोर्स कंट्रोल, हाँ, सेप्सिस का सोर्स अपन ढूंढेंगे सेप्टिक शॉक में, क्योंकि अगर शॉक हुआ है सेप्सिस की वजह से तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा। जैसे कि मान लो लीवर के अंदर एब्सेस है,
और वो एब्सेस अगर करा रहा है सेप्सिस, तो हम उस सोर्स को ढूंढेंगे और बाद में उसको, जैसे कि इसे एब्सेस हो तो उसको ड्रेन वेन करेंगे, वो इसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक रहेगा। हाँ, तो ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेप्टिक शॉक, जितने भी शॉक होते हैं ना, वो सबके कॉम्प्लिकेशन अपन एंड स्टेज ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं, मतलब कि सभी ऑर्गन लगभग डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि रीनल फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ये सब अपन हर शॉक में लिख सकते हैं, कॉमन है। अब क्वेश्चन नंबर 31, एक्यूट लिंग इस्चीमिया और एटियोलॉजी पैथोलॉजी जेनेसिस। एक्यूट लिंग इस्चीमिया, तो इसमें क्या होगा कि लिम्ब के अंदर जो आर्टरी है ना, जो आर्टरी जा रही है हाथ पैर में, वहाँ पे कुछ तो ऑक्लूजन हो गया है। अब ये इसी जगह पे हो सकता है, बोले तो थ्रोम्बोटिक, बोले तो इसी जगह पे ही बना है थ्रोम्बस, और किसी और जगह से आया है तो बोले तो एम्बोलिक। दो टाइप का हो सकता है। थ्रोम्बोटिक मतलब कहीं अथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा था बहुत दिनों से, सालों से, लेकिन थोड़ा सा इधर से टूट गया और इधर प्लेटलेट इकट्ठे होने लग गए, तो अचानक हो सकता है। और एम्बोलिक तो अचानक होता ही है, कहीं से भी अचानक से कुछ भी टूट के आ गया, तो वो यहाँ पे इश्चीमिया करा देगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो ये अपने एटियोलॉजी में डाल देंगे। एटियोलॉजी में एम्बोलिक और थ्रोम्बोटिक अपन डाल सकते हैं। उसके अंदर पैथोजेनेसिस में अपन डाल सकते हैं कि ब्लड फ्लो, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, और उस वजह से इश्चीमिया हो गया, और उस वजह से नेक्रोसिस भी हो सकता है। ये अपन डाल देंगे पैथोजेनेसिस में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कुछ ऐसी चीज़ डालेंगे जो कि आर्टरी को ऑक्लूड कर सकता है, आर्टरी को बंद कर सकता है। जैसे कि आर्टराइटिस, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है आर्टरी की, तो उस वजह से आर्टरी बंद हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल है टाकायासु, जाइंट सेल आर्टराइटिस, और कोआक्टेशन ऑफ अओर्टा। इसमें क्या होता है, अओर्टा का कोआक्टेशन, अओर्टा दबा हुआ होता है। कंजेनाइटल भी हो सकता है। और उसके अंदर अयोर्टिक डायसेक्शन, अयोर्टा अगर फट गया तो ब्लड जा ही नहीं पाएगा हाथ पैर तक। और कोई सिस्ट बन गई, बेकर सिस्ट बन गई, तो उस वजह से हो सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोले तो प्रेशर बढ़ गया है पैर पैर में, मान लो प्रेशर बढ़ गया है एक मसल कंपार्टमेंट में, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से आर्टरी जो है ना दब जाएगी, उस वजह से भी कम जा सकता है। एम्बोलिक डिजीज अपन कर चुके हैं, और ये अपन थोड़े बहुत एग्जाम्पल मर्जी से बना सकते हैं। और उसके बाद में ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, दो टाइप का ट्रीटमेंट होता है। एक तो होगा मेडिकल, देखो पहला है मेडिकली ट्रीट करेंगे, और दूसरा सर्जिकली ट्रीट करेंगे। मेडिकली क्या करेंगे, अथेरोस्क्लेरोसिस बन रहा है ना, उसमें वेसल में अथेरोस्क्लेरोसिस बन रहा है, तो इसके जितने भी रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे स्मोकिंग है तो स्मोकिंग करने का ना बोलेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटिस उस आदमी को तो डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट देंगे, हाइपरटेंशन है हाइपरटेंशन के लिए ट्रीटमेंट देंगे, और लिपिड्स उसके अंदर ज़्यादा है तो लिपिड के लिए स्टैटिन देंगे, ये सब कुछ दे देंगे। और फिर भी अगर सही नहीं हुआ तो सर्जरी करेंगे। सर्जरी में क्या होता है, रिवस्कुलराइजेशन बोले तो वेसल्स को खोलेंगे वापस से। अब ये दो टाइप की, एंडोवस्कुलर और सर्जिकल। एंडोवस्कुलर कैसे, क्या है, वेसल्स के अंदर ऐसे छोटी छोटी मशीन डाल के अपन करते हैं, तो ये दो प्रोसेस है। तो पहले अपन एंडोवस्कुलर करते हैं क्योंकि लेस इन्वेसिव है, पूरा खोलना नहीं पड़ता पेशेंट को, और ये अगर नहीं हुई सक्सेसफुल तो बाद में सर्जिकल कर देते हैं। और कोई आदमी बूढ़ा है, उसकी हार्ट वार्ट सही नहीं है, किडनी सही नहीं है, तो सर्जिकल ना करके पहले एंडोवस्कुलर करते हैं। वो नाम याद करेंगे तो भी काफ़ी है। इसमें कॉम्प्लिकेशन है ना, कॉम्प्लिकेशन, हाँ, अब क्या हुआ, अब पैर में खून कम जा रहा था, कॉम्प्लिकेशन क्या, उसके नर्व डैमेज हो सकता है कि नर्व के अंदर खून कम जा रहा है, उसका उसके इस्चीमिया हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस हो गया गैंग्रीन हो जाएगा, उसके बाद में उसका अपन को पैर काटना पड़ सकता है, जिसका कॉम्प्लिकेशन है। अब क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया, तो ये क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया है ना, ये पूरा 31 क्वेश्चन जो है एक्यूट लिम्ब इस्चीमिया वो का वो है, बस ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म होता है उसका। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसमें सिर्फ एक क्लासिफिकेशन अलग पूछा है, बाकी पूरा क्वेश्चन नंबर 31 छापना है। क्लासिफिकेशन अपन ये याद कर सकते हैं अगर चाहे तो, रटना पड़ेगा वैसे इसको, ये पूरी टेबल। PTR। क्वेश्चन 33, इंफ्राइंग्वानल आर्ट्रियल ऑक्लूसिव डिजीज, जो ऊपर वाले दो क्वेश्चन थे वो एक्यूट ऑक्लूजन था आर्टरी का, ये जो है ये थोड़े क्रॉनिक है। अब नीचे 33 और 34 जो क्वेश्चन है वो क्रॉनिक कॉज है, तो उसमें क्या होता है कि आर्टरी है,
अथेरोस्क्लेरोसिस बन रहा है तो है ना ब्लड यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा, लेकिन कुछ सालों में कुछ टाइम में यहाँ कोलेट्रल बन जाते हैं, नई वेसल्स बन जाती है, जिस वजह से इस पेशेंट का काम चलता रहता है क्योंकि यहाँ से ब्लड फ्लो होता रहता है बाद में। इसलिए इतना सीवियर केस नहीं है ये। इसकी इटियोलॉजी में क्या होता है, कोई ब्लॉकेज, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, इससे वेसल डैमेज हो जाती है, इससे अथेरोस्क्लेरोसिस के चांस बढ़ जाते हैं, एज से बढ़ जाते हैं चांस, हाइपरलिपिडीमिया से, हाइपरटेंशन से, इन सब से चांस बढ़ जाते हैं। और पैथोजेनेसिस वही कि अथेरोस्क्लेरोसिस बन गया है, खून नहीं जा पा रहा है, कोलेट्रल बन गया तो साइड साइड से खून जा रहा है, बट फिर भी साइड से खून जा रहा है वो भी थोड़ा कम है। जब वो आदमी चलेगा ना तो उसको चल के जैसे कि 20 मीटर चलेगा तो उसको पैर दर्द करेंगे, उसे बैठना पड़ेगा, बैठेगा तो वापस से खून जाएगा और उसके पैर दुखने बंद हो जाएंगे, वापस से 20 मीटर चलेगा, वापस उसके पैर दुखने लगेंगे, वापस से बैठना पड़ेगा, उसे क्लाउडिकेशन कहते हैं। तो ये सब इसके सिम्टम है। ये पैथोजेनेसिस हो गया। क्लासिफिकेशन, और ये एक सिम्टम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये पीस बोलते हैं इन्हें, कि पीस देखने मिलता है इसके अंदर। पैरेस्थेसिया मतलब कि सेंसरी लॉस, पेन, पैकिलोथर्मिया, कूलनेस, पेलर मतलब कि वाइट वाइट दिखेगा क्योंकि खून नहीं जा रहा है, पल्सलेसनेस और पैरालिसिस, ये सब कुछ दिखेगा इस पेशेंट के अंदर। और क्लासिफिकेशन में हमें ये टेबल रखनी होगी, ये तो करना ही पड़ेगा। और ट्रीटमेंट में अब ये एक तरीके से मतलब जो एम आई होता है ना वैसा ही कुछ है कि इधर अथेरोस्क्लेरोसिस बन गया, अनस्टेबल एंजाइना का जैसा है, ये क्लॉट बन चुका है अथेरोस्क्लेरोसिस का, लेकिन पूरा ऑक्लूजन फ़िलहाल नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि अपन मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं फ़िलहाल, कि स्टैटिन्स दे दिए कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए, और एस्पिरिन दे दिया प्लेटलेट एग्रीगेशन रोकने के लिए। उसके बाद में हम हाइपरटेंशन लोअरिंग ड्रग दे देंगे, इसको बीपी लोअरिंग ड्रग दे देंगे। उसके बाद में स्मोकिंग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, स्मोकिंग ना करने को बोलेंगे। और फिर भी अगर ट्रीट नहीं हुआ, कभी क्रॉनिक से एक्यूट हो गया, तो हम सर्जिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सर्जिकल मेथड में हम क्या कर सकते हैं, री एंट्री डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, स्टेंट रख सकते हैं, जैसे एमआई में हम रखते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ भी स्टेंट लगा सकते हैं। डी बल्किंग डिवाइस रखा सकते हैं जिसमें हम ये अंदर जो प्लेग बन गया उसे तोड़ के निकाल लेंगे, ऐसा सब। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, फ़िलहाल तो ये क्रॉनिक कंडीशन मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कभी ये एक्यूट बन गया या तो स्कोसिस टूट गया या थ्रोम्बस बन गया अचानक से, तो ये हमारा इश्यमिया करा सकता है और इससे नेक्रोसिस हो सकता है। तो उसे वो सब कॉम्प्लिकेशन है इसके। इसमें ग्राफ्ट इन्फेक्शन हो सकता है, कार्डियक मोबिलिटी हो सकती है, ये नहीं, मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आगे जाके ये एक्यूट फॉर्म ले सकता है। और अब है एओर्टो इलियक, ये सेम है, 33 और 34 दोनों क्वेश्चन सेम है, उसमें सेम ही आंसर लिखना है। बस डिफरेंस इतना है कि ये जो क्वेश्चन है सिम्टम विम्टम सब सेम है, ये पी वाले उसमें भी दिखेंगे। पर इंफ्रा इंग्वानल है ना, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, काफ पेन मिलेगा, ठीक है, फैटिग लगेगा चलने में, और चलने में दिक्कत होगी, रुकना पड़ेगा बार बार। और ये जो दूसरा वाला है ओटोलियक, इसमें क्या होता है, सेम वो सिम्टम मिलते हैं लेकिन इसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन मिलेगा, क्योंकि ये है ना अओटा इलियक, तो ये अओटा और इलियक में है। और वो जो 33 क्वेश्चन वाला है इंफ्रा इंग्वानल, वो इंग्वानल लिगामेंट के नीचे जो कि फेमोरल आर्टरी, तो वो फेमोरल आर्टरी में है। तो इसके ऊपर ऑक्लूजन होगा तो जो ब्लड वेसल्स पीनस को दे रही थी सप्लाई वो भी ऑक्लूड हो जाएगी, तो पीनस का इरेक्शन ख़त्म हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। ठीक, क्वेश्चन 35 एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास हो जाता है एक्यूटली, और इसका जो पेन होता है वो शार्प पेन होता है जो कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है जो कि रेडिएट करता है बैक, पीछे की तरफ रेडिएट करता है। इसके इटियोलॉजी में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो अल्कोहल हो गया, दूसरा स्टोन हो गया। अल्कोहल डैमेज करेगा लीवर इसको पैंक्रियास को डायरेक्टली, और जो स्टोन है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कि पैंक्रियाटिक जो डस्ट डक्ट होगी
वो बंद हो गई है तो इधर इकट्ठा होता जाएगा, ये फूल जाएगा, तो उससे डैमेज होता रहेगा अंदर ही अंदर। इसका पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि है ना, अब जैसे कि स्टोन वाला है तो इसमें है ना एसिनर सेल डैमेज हो जाएगी, एल्कोहल वाला है इसमें भी एसिनर सेल डैमेज हो जाएगी। एसिनर सेल डैमेज हुई तो जो जाइमोजन एंजाइम्स होंगे वो एक्टिवेट कर देंगे ट्रिप्सिनोजेंस को, और ये दो नाम याद करने रखेंगे पड़ेंगे। और जो ट्रिप्सिनोजन होंगे ना, वो एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पे कुछ एंजाइम्स है इसके अंदर, पेंक्रियास के अंदर, सब एक्टिवेट हो जाएंगे और पेंक्रियास को खुद को मारने लगेंगे। जैसे कि लास्ट स्टेज है, अगर वो एक्टिवेट हुआ तो पेंक्रियास में हेमरेज होगा, और लाइपेज है वो एक्टिवेट हुआ तो फैट नोक्रेसिस होगा, प्रोटीज है वो एक्टिवेट हुआ तो प्रोटीलाइसिस होगा। तो ऐसे पूरा पेंक्रियास ऐसे ख़राब हो जाएगा, पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगा। क्लासिफिकेशन इसके अंदर दो टाइप्स है, फर्स्ट नेक्रोटाइजिंग, सेकंड है इंटरस्टिशियल एडिमेटस। इसमें एडिमा हो रहा है, पानी भर रहा है, इसमें नेक्रोसिस हो रहा है, तो ये नेक्रोसिस के ऊपर है, नेक्रोसिस है या नहीं है। अब इसके डिफरेंशियल में हम कोई भी एपिगैस्ट्रिक पेन डाल सकते हैं, मतलब पेट के सेंटर में जो जो हो रहे हैं, जो जो ऑर्गन है उन सब के पेन अपन लिख सकते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, मतलब तो इसमें पेट पेट का सब कुछ, कोलेंजाइटिस डाल दो, एक्यूट कोलोसिस्टाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस, कोलोन कैंसर, गैस्ट्रोएंट्रोपैथी, गोलस्टोन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब कुछ जो जो होता है, पैंक्रेटिक सूडोसिस्ट, ये सब कुछ अपन इसके डिफरेंशियल डाल सकते हो, जो भी पेट मारा डाल दो। और ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट के लिए फ्लूइड, इससे आईवी फ्लूइड्स देंगे इसको, नील पर ओरल, इसे कुछ खाना पीना नहीं देंगे, और न्यूट्रिशन देंगे आईवी, और बाद में एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे क्योंकि इन्फेक्शन, और बाद में सर्जरी का, अगर तब नहीं हुआ सही तो बाद में सर्जरी कर देंगे। कॉम्प्लिकेशन, इसके कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, किडनी डैमेज होगी क्योंकि आसपास के स्ट्रक्चर है, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, और इसके पेंक्रियास के अंदर सीडोसिस्ट बन सकता है क्योंकि अंदर एंजाइम इकट्ठे हो रहे हैं, पेंक्रियास के जो खुद के एंजाइम होते हैं वो, और बाद में ज़्यादा बढ़ जाए तो सेप्सिस सेप्सिस भी हो सकता है, वो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, वो सब कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, ओके, इसके कॉम्प्लिकेशन में ये अपन ने ऊपर देख चुके हैं पहले। इसके कॉम्प्लिकेशन में आएगा एक तो किडनी फेलियर और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। किडनी फेलियर को हम ट्रीट कर सकते हैं डायलिसिस के साथ में, अगर वो सीवियर है और परसिस्टेंट है, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है क्योंकि केमिकल चेंज करेगा पैंक्रेटाइटिस, और जिस वजह से लंग फंक्शन को अफेक्ट करेगा ऐसा, और लंग फंक्शन अफेक्ट हुआ तो ऑक्सीजन के लेवल अपने ब्लड में कम हो जाएगा। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है अक्यूमुलेशन ऑफ पैंक्रेटिक जूसेस, जो कि एंजाइम्स है, पैंक्रेटिक एंजाइम्स, जिसकी वजह से सिस्ट बन जाएगा, फ्लूइड फील्ड कैविटी हुई। इस फैक्टर इसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए, अल्कोहल अगर कंज्यूम कर रहा है पेशेंट, सिगरेट स्मोक कर रहा है, ओबिसिटी, डायबिटीज़, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैंक्रेटाइटिस, ये सब वही रिस्क फैक्टर। और मोटिलिटी रेट सीवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में मोटिलिटी रेट है 20%। ओके, ये क्वेश्चन 5 रह गए थे पीछे, तो ये क्वेश्चन 5 कर रहे हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का। तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी, मतलब एक दो टाइप की सर्जरी होती है, एक तो ओपन जिसमें पेशेंट खोल देते हैं, और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, इसमें क्या होता है कि अपन जो लेप्रोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप, कोलोनोस्कोप वो सब यूज़ करते हैं, स्कोप। तो ये जो होता है ये इससे सर्जरी भी कर सकते हैं अपन, डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। इसमें क्या करते हैं अपन, एक थिन ट्यूब लेते हैं जिसमें कैमरा लगा हुआ होता है, लाइट लगी होती है, वो एक नैरो ओपनिंग उसे अपन डालते हैं, नेचुरल ओपनिंग होनी चाहिए, और या फिर स्मॉल कट, जैसे कि नेचुरल ओपनिंग जैसे कि कोलोनोस्कोपी करते हैं, स्मॉल कट ले जैसे कि अपन लेप्रोस्कोपी करते हैं, ये दो एग्जांपल हो गए। उससे अपन अंदर डालते हैं, बाद में अपन और अपन छोटे से प्रोसीजर जैसे कि इंसीजन वगैरह कर सकते हैं, इंसीजन के थ्रू से अंदर डालते हैं, पेट में इंसीजन लगा के छोटा सा, और लेप्रोस्कोपी करते हैं अपन। इसके बेनिफिट्स, इसमें लेस डैमेज होता है बॉडी का, बिकॉज छोटा सा इंसीजन होता है इसके अंदर, और स्कार भी कम है, छोटा इंसीजन है स्कार भी कम है,
और हॉस्पिटल में मतलब 30 to 50% मतलब कम टाइम तक अपन को रहना पड़ता है हॉस्पिटल में, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। इन्फेक्शन के चांस कम है, पेन कम होता है, फास्टर रिकवरी होती है। और जो टाइप्स है इसके, जिसके स्कोप पीछे आता है वो इसके एग्जांपल है, एंडोस्कोप, लेप्रोस्कोप, थोरेकोस्कोप और फिटोस्कोप। इससे प्रेग्नेंट फीमेल के पेट में अपन यूट्रस में अपन फीटस को देखते हैं। ये थोरेक्स देखने के लिए, ये एब्डोमेन देखने के लिए, ये एंडोस्कोपी करने के लिए। प्रोसीजर इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एनेस्थेसिया देते हैं, जनरल एनेस्थेसिया। उसके अंदर एक छोटा सा इंसिजन देते हैं 2 to 5 mm का। तो इसमें क्या स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, और जिससे अपन है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रिमूव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रिपेयर कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि इसके लिए पहली बात तो स्पेशलाइजेशन चाहिए अपन को, ट्रेनिंग चाहिए। इसके लिए इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, स्पेशलाइज्ड ट्रेंड डॉक्टर चाहिए, और एक्सपेंसिव होता है ये। और कुछ ऐसी सर्जरी होती है इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। वैसे कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, इसके कॉम्प्लिकेशन में जनरली इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, इसलिए अपन इसे यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ जो हो सकते हैं वो है एनेस्थेशिया। और एनेस्थेशिया के ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन जो भी हो सकता है, जो कि हर सर्जरी में होता है, वो हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि हर सर्जरी में होता है। वैसे ही ओवरऑल जो ट्रेडिशनल सर्जरी उससे बेटर है। ओके, तो ये क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 बचे हुए थे फर्स्ट वाले वीडियो में। तो क्वेश्चन 9, इसमें क्या एब्डोमिनल हर्निया के बारे में है। तो इसके टाइप्स हो गए ये सब, इंसिजनल, एपिगैस्ट्रिक, डायफ्रांगोनल, अम्बिलिकल, और ये सब जितने लिखे हुए एब्डोमिनल हर्निया के टाइप्स हो गए। और इसके अंदर जो सर्जरी है, सर्जरी ओपन सर्जरी हो सकती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है। और मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट में नॉन सर्जिकल हो सकता है, सर्जिकल हो सकता है। नॉन सर्जिकल में अपन ट्रस बेल्ट लगाते हैं। ट्रस बेल्ट वही ऐसे ऐसे जो पहनने का आता है, उसको इधर पहन लेते हैं ताकि हर्निया बाहर ना आ सके। और जो पेशेंट फिट नहीं होते सर्जिकली, कोई बूढ़े लोग हैं, कार्डियक हार्ट डिजीज़ है, लीवर फंक्शन सही नहीं है, उनके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। और सर्जिकल मेथड है तो इसमें हर्नियोटॉमी कर सकते हैं, जिसमें अपन एक्सीजन कर देते हैं, निकाल देते हैं हर्निया। हर्नियोरेफी करते हैं, जिसमें अपन रिपेयर करते हैं हर्निया को। मस्कुलरचर को सही करते हैं, अगर मान लो 2 मसल है तो उन 2 मसल के बीच में से अगर हर्निया निकल रहा है तो उन मसल को अपन सही से बांध देते हैं ताकि वापस से ना निकले। अपन हर्नियोप्लास्टी कर देते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, एक्सीजन ऑफ सैक प्लस फिलिंग ऑफ सैक डिफेक्ट, और ओपन सर्जिकल रिपेयर। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लॉकवुड, मैकएविडी, ये याद करने हैं। और लेप्रोस्कोपिक अप्रोच, इसमें TAPP और TEP ये 2 अप्रोच हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है इंग्वानल हर्निया और फीमोरल हर्निया, ये 2 हर्निया हैं। जो इंग्वानल हर्निया होता है वो अबोव एंड मीडियल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ये जैसे कि आदमी है, प्यूबिक ट्यूबरकल है, तो इसके तो ये है ना अबोव और मीडियल, ऊपर और अंदर की साइड होता है। ये बिलो और लेटरल, बाहर की साइड होता है, नीचे होता है। ये इनका डिफरेंस हो गया, इनका डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। और ये जो है ना, इसका क्या ओपनिंग थोड़ी, फीमोरल हर्निया होता है ना, उसकी ओपनिंग थोड़ी छोटी होती है, उस वजह से इसको अपन रिड्यूस नहीं कर सकते। रिड्यूस नहीं कर सकते मतलब अंदर नहीं डाल सकते, तो इसके अंदर इनकार्सरेशन का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ये जो है इसको अपन अंदर डाल सकते हैं, इसलिए रिड्यूसेबल है। और इसमें क्या होता है, कफ रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। इसको बोले तो पेशेंट को बोलेंगे खांसो तो खांसेगा, तो उसका जो हर्निया होगा ना वो बाहर की तरफ निकलेगा। और इसके अंदर कफ रिफ्लेक्स नहीं होता, नेगेटिव रहता है। और इसमें भी ट्रीटमेंट के लिए अपन को यही ऊपर नाम याद किए थे, लॉकवुड, लोथेसन, मैकेवेडी, और बाद में लेप्रोस्कोपिक अप्रोच, ये सब याद करना पड़ेगा। ये सब अप्रोच है। और बाद में एक क्वेश्चन में पूछा गया है, मायोपेक्टिनियन ओरिफिस ऑफ फ्यूचार्ड, फ्यूशार्ड, ये करना है। तो ये क्या, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ वीकनेस है एब्डोमेन में। तो यहाँ से है ना हर्निया बाहर आता है जनरली। तो इसकी अपन को बॉर्डर याद करनी है, क्वेश्चन पूछा गया है, अपन को रटना पड़ेगा। सुपीरियर, लेटरल, मीडियल और इलियोपेबिक ट्रैक्ट, ये चारों बॉर्डर है इस एरिया का, ये अपन को रटनी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो हॉस्पिटल सर्जरी कंप्लीट हो गया है, वो लगभग लगभग क्या हो ही गया है। ये